टॉपिक है अपना नदियों का अर्थव्यवस्था में महत्व। अर्थव्यवस्था क्या होती है? अर्थव्यवस्था मतलब वह व्यवस्था जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप के बारे में आप जानते हैं। ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसिडर्ड एज इकोनॉमिकल, विच इज रिलेटेड विथ इकोनॉमी और रिलेटेड विथ द अर्निंग्स, पैसे से संबंधित। आर्थिक का मतलब होता है पैसे से संबंधित। तो हम पैसा कमाएं या हमारा देश पैसा कमाए, कोई व्यक्ति पैसा कमाए, कोई क्षेत्र पैसा कमाए, इसमें नदियों का क्या योगदान है उसको ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करेंगे। और ये सारे पॉइंट्स लिखे मैंने, इनको मैं एलेबोरेटिव वे में समझाऊंगा आपको, ये सारी सीक्वेंस में ध्यान आ जाएंगे। नदियों का जो प्राचीन महत्व है वहाँ देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इंसान ने, मनुष्य ने जब कृषि करने की शुरुआत करी तो वो नदियों के किनारे, नदियों के तट पे, इधर जो उपजाऊ भूमि थी, जलोढ़ मिलता है, एलुवियल सॉइल, वहाँ उसने अपनी खेती करनी शुरू करी। और जब उसने अपने खेत तैयार कर लिए, फसल उगाना शुरू कर दिया, तो वह खेतों की रखवाली के लिए, अपने फसलों की रखवाली के लिए धीरे धीरे अपने मकान बनाने शुरू कर दिए। और इस तरीके से वह सेटल होने लगा, जिसको कहा जाता है सेटलमेंट। आप देखेंगे जितने भी बड़े शहर हैं, पुराने शहर हैं, वो सब नदियों के किनारे ही हैं। अच्छा, पुराने शहर नदियों के किनारे क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने वहाँ बसावट हुई, वहाँ जनसंख्या का निवास होने लगा, लोग उन क्षेत्रों में बसने लग गए। और जब लोग यहाँ बसेंगे, ऑब्वियस सी बात है, तो सेटलमेंट तैयार हो जाएगा, यहीं कृषि कर रहे हैं। और क्योंकि ये पुराने हैं तो धीरे धीरे इन्हीं शहरों का पहले विकास हुआ। नए शहर जो आज के शहर हैं उनका उदय बाद में हुआ है। तो शहरों का विकास भी नदियों के किनारे हुए हैं, चाहे वो लंदन हो टेम्स नदी के किनारे, राइन नदी के किनारे पेरिस हो, इस तरीके के जितने भी शहर हैं, जैसे अपना दिल्ली है यमुना के किनारे, गुवाहाटी है ब्रह्मपुत्र के किनारे, अपनी लखनऊ है गोमती नदी के किनारे, ऐसे तमाम बड़े शहर, चाहे वो इंडिया के हो या विदेशी शहरों, शहरों के किनारे ही, नदियों के किनारे ही शहरों का विकास हुआ। और ये शहर इसलिए फले फूले बढ़े क्योंकि इस शहर से इस शहर की लोग यात्रा करते थे। किससे? नदियों से। यातायात के लिए भी इन चैनलों का बहुत बड़ी मात्रा में याद हुआ। आज भी बड़े बड़े कार्गो जो शिप्स हैं बड़े बड़े, वो अपने देश इंडिया से अगर अफ्रीका जा रहे हैं या यूरोप जा रहे हैं, बड़े बड़े कार्गो, तो ये सस्ता पड़ता है, इजीली ट्रेवल करना, और भी कई बेनिफिट्स हैं इसके। तो यातायात के जो पहले के पुराने साधन थे, सड़कों का विकास बाद में हुआ, रेलवे का विकास बाद में हुआ। सबसे पहले लोगों ने नाव बनाना सीखा और एक जगह से दूसरी जगह नदियों के द्वारा ही यातायात करते थे। ये चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, इसका एक सीक्वेंस है, क्रम है। देखिएगा, नदी मतलब कि लोगों ने कृषि करना शुरुआत करा नदियों के किनारे। कृषि के बाद क्या हुआ? लोग वहाँ रहने लग गए अपनी खेतों की रखवाली के लिए, अपनी फसल की रखवाली के लिए। जब रहने लग गए तो एक जगह से दूसरे जगह आने जाने लगे, इसलिए धीरे धीरे किनारे वाले क्षेत्रों का विकास हुआ, जहाँ शहर बन गए। आज शहर इसलिए बने कि लोग वहाँ यातायात करते थे। यहाँ आप इसको यहाँ ले सकते हैं और इसको यहाँ ले सकते हैं। सेटलमेंट के बाद पहले यातायात ले लीजिए, उसके बाद जब यातायात करने लगे तो शहरों का विकास हुआ। और कृषि, नदियों का महत्व को हम देख रहे हैं। आज भी सिंचाई हमारे देश में नदियों पे ही ज़्यादातर डिपेंड है, और प्राचीन काल से सिंचाई के लिए नदियों का महत्व रहा है। और आज बड़े पैमाने पर विद्युत निर्माण होता है, नदियों के किनारे बांध बनाकर पानी को इस तरीके से गिराया जाता है, और यहाँ टरबाइन होती है, टरबाइन घूमती है और करंट जनरेट होता है, इससे मोटर चलते हैं, फिर उनसे करंट जनरेट होता है। तो इस तरीके से ये 6 मुख्य पॉइंट्स हैं जिनका संबंध नदियों से है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नदियों का प्रदूषण। तो हम पढ़ रहे थे नदियों का अर्थव्यवस्था महत्व, और उसमें हमने आर्थिक क्रियाकलाप पढ़े। अर्थव्यवस्था क्या होती है? आर्थिक क्रियाकलाप मतलब पैसे से संबंधित क्रियाकलाप, और इसको 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जानते होंगे आप। पहला है प्राइमरी सेक्टर, जिसमें सारे बेसिक लेवल के काम होते हैं, ग्रामीण लेवल से जुड़े हुए काम, जैसे कि
मछली पालन, पशुपालन, डेयरी, चमड़े का काम, या फिर फसल उगाना, एग्रीकल्चर, ये सारे बेसिक लेवल काम। उसका आता है प्राइमरी के बाद सेकेंडरी। सेकेंडरी में होता है इन कच्चे माल का इस्तेमाल करके कोई नया प्रोडक्ट तैयार करना, बनाना। और टर्सरी में आता है सर्विस सेक्टर, जैसे कि यहाँ कुछ बना, उसको आप बेचेंगे तो सेल एंड परचेज, वो सर्विस में आ जाएगा। टीचिंग, एक डॉक्टर मरीज को देखता है, एक नाई बाल काटता है, बैंकिंग सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन, इस तरीके के जितने काम हैं जिसमें सर्विस शामिल है, हम उसमें लेन देन कम करते हैं, सेवा ज़्यादा होती है, वो सारे आते हैं टर्सरी में। तो ये प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र, ये आप डिटेल में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था वाली बुक में। अभी के लिए समझाने के लिए मैंने आपको बताया। तो ये सारे काम पैसे से संबंधित है, यहाँ से इंसान 2 पैसा कमाता है। अगला देखते हैं, अपना पॉइंट है नदी का प्रदूषण। नदी प्रदूषण, प्रदूषण का मतलब क्या होता है? दूषित करना, दूषित करना, खराब करना, कंटेमिनेट मतलब उसको दूषित कर देना। कोई भी चीज़ है शुद्ध अवस्था में अगर वो खराब हो जाती है तो उसको बोलते हैं हम प्रदूषित कर दिया, खराब कर दिया, कंटेमिनेट। अब इसको देखते हैं। देखिए, नदी, आज जो नदियां हैं बड़ी बड़ी विशाल, खूब वॉल्यूम होता था इनमें, खूब पानी होता था, लेकिन आज इनकी हालत देखिए, चाहे गंगा हो या फिर अपनी यमुना हो। लॉकडाउन की वजह से पर्यावरण को बहुत फायदा हुआ है, वातावरण शुद्ध हुआ है, हवा शुद्ध हुई है, ओजोन लेयर भर चुकी है जो छिद्र था उसमें। चलिए शुरू करते हैं नदी प्रदूषण के बारे में। इसके पीछे कौन से फैक्टर जिम्मेदार है? देखिए, सबसे पहले देखते हैं नदी में नदी में हम कुछ भी जो डालते हैं, इसमें कचरा आके जो मिक्स होता है वो कहाँ से होता है? वो ह्यूमन एक्टिविटीज से होता है। और इसमें सबसे पहला है, नदियों को प्रदूषण करने में जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, मतलब कि औद्योगिक कचरा। ठीक, दूसरा पॉइंट है नदियों में आने वाला घरेलू वेस्ट। इंडस्ट्रियल के बाद आता है डोमेस्टिक वेस्ट, घरेलू कचरा। तीसरा पॉइंट देखेंगे हम, एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स। चाहे वो कहीं भी हो, घर, आपके घर में हो, हम भी घर में यूज करते हैं, चाहे वो कृषि में हो या कहीं और हो, थर्ड जगह, कई और बहुत जगह यूज होते हैं। ये एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स, जो आप केमिकल यूज करते हैं, जैसे मान लीजिए आप कृषि में यूज कर रहे हैं, आपने इसमें खाद डाला जो केमिकल वाला है, अब बारिश आई और इसमें ये बारिश आई मान लीजिए, और ये खेत में पानी भर गया। जब ये पानी यहाँ से उतरेगा तो ये जाके नहरों से होता हुआ कहाँ जाएगा? नदियों में जाएगा, और फिर इस तरीके से ये पानी नदियों में आ गया, और इस तरीके से साल दर साल, परत दर परत ये केमिकल जो है नदियों में मिक्स हो रहा है। दूसरा है, चौथा पॉइंट है एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। ये भी, इसको भी इसी तरीके से समझिए। कृषि में ज़्यादा, खेतों में ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का यूज करने, केमिकल फर्टिलाइजर है, ये भी घुल कर पानी में और नदियों तक पहुंच रहे हैं। पांचवा पॉइंट देखिए आप, नदियों के प्रदूषण का कारण है सालों से, फ्रॉम मेनी ईयर्स, ये जो नदियां हैं अपने साथ बहुत दूर से मटेरियल, गाद, सिल्ट लाती हैं, और इनकी जो तली है ये भर चुकी है। इन नदियों की जो बेस है इनका, ये भर चुका है।
ये भर सी गई हैं, इनका फैलाव ज़्यादा हो गया है, क्योंकि अब पानी कम हो गया है तो फैलाव भी कम हो गया है। ये पतली नाले की तरह बन गई हैं। अपने यहाँ यमुना की बात करें, देखा होगा आपने, ये एक नदी कम नाला ज़्यादा कम। तो इसके लिए जिम्मेदार है, नदी प्रदूषण के लिए नदियों के द्वारा लाए जाने वाला सिल्ट और गाद, जो सालों से डिपॉजिट हो रहा है इनके अंदर, और ये भी एक नदी के प्रदूषण का मेन कारण है। तो ये बेसिकली नदी प्रदूषण के जिम्मेदार फैक्टर्स हैं। पहला होगा इंडस्ट्रियल वेस्ट, दूसरा डोमेस्टिक वेस्ट, तीसरा एक्सेस यूज ऑफ केमिकल्स, तीसरा होगा एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। और आपने देखा कि नदी इटसेल्फ, रिवर इटसेल्फ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स बैड सिचुएशन, क्योंकि उनकी जो गहराई है वो भरती गई है, और इसके पीछे भी ह्यूमन एक्टिविटीज ही रिस्पॉन्सिबल है। वो एक्टिविटीज कौन सी हैं? देखिए, नदियों के किनारे बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, इंडिया हो या कोई अदर कंट्री हो, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण, दूसरा डैम्स, तीसरा माइनिंग, चौथा ह्यूमन एक्ट्स। बहुत सारे काम हैं, जैसे कि आप नदियों में जाते हैं, आप घूमने जाते हैं, ट्रेवल करते हैं वहाँ तक, आप टूरिज्म के तौर पे उस जगह पे जाते हैं, टूरिस्ट के तौर पे क्या करते हैं, वहाँ कचरा फैलाते हैं। तो ये सारे एक्ट्स हैं ह्यूमन के, जिन्होंने, इंडस्ट्रियल किसने किया? ह्यूमन ने किया। डैम किसने बनाए? हमने बनाए। माइनिंग कौन करता है? हम ही करते हैं। इन कारणों से भी नदी के जो सिल्ट लेवल है, जो बेस लेवल है, वो बढ़ा है, जिसके कारण उसकी वाटर कंटेन करने की जो शक्ति है वो कम हो गई है। तो ये सारे पॉइंट्स रहेंगे। आई होप ये सब याद कर पाएंगे, आप समझ में